हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे थे, उसको हमने इस टाइम थोड़ा ब्रेक दे दिया है जब तक कि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। अभी हम पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री साथ में स्टार्ट की है। और आपका उसी के साथ में इन्वायरमेंट और हिस्ट्री जो है सभी जो है सीरीज़ जो साथ में चल रही हैं। तो जिस किसी ने इसको पहले की सीरीज़ नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके एक एक करके देख सकते हैं। तो आज का चैप्टर क्या है, प्राकृतिक आपदाएं, जो कि इंडियन ज्योग्राफी से हमने लिया है, इसको हम देखेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है कि कथन और कारण के संदर्भ में जो है बात की गई। कथन कहता है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण क्या है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह पर विवर्तकी गतिविधियों से उत्पन्न ऊर्जा के कारण उत्पन्न होते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने देश में संपूर्ण भूकंप क्षेत्र को नवीन मानकों में 5 से घटाकर 4 भूकंपीय जोन में बांटा है। इसमें एक जोन को 2 में मिला दिया गया है और अब केवल 2, 3, 4, 5 क्षेत्र ही रह गए हैं। जोन 5 अत्यधिक भूकंप तीव्रता वाला क्षेत्र है। अत्यधिक तीव्रता के कारण भूकंप सर्वाधिक यहीं आते हैं। इसमें हिमालय का पूर्वोत्तर राज्य, बिहार, नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय का पंजाब क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में खिसक रही है, परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध उत्पन्न करती है। अतः इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाता है और कई स्थान पर लगातार ऊर्जा का संग्रह होता रहता है। अपार ऊर्जा से दोनों प्लेटों के मध्य कमजोर बिंदुओं पर लॉक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आता है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में अनेक युगों में निर्मित हुआ है, जिसके कारण यहाँ चट्टानों के अनेक अनुदैर्ध्य उत्क्रम विस्तारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है, प्लेट विवर्तकी सिद्धांत। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंप मेखला में नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है, कर्नाटक पठार, उत्तराखंड, कच्छ, हिमाचल प्रदेश इसके अंतर्गत शामिल है। कर्नाटक का पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, जो एक स्थिर और दृढ़ स्थल खंड है जहां पर भूकंप का प्रभाव सबसे कम होता है। इसी कारण से इसे न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र कहते हैं। कर्नाटक के पठार को क्षति जोखिम डैमेज रिस्क के परिणाम के आधार पर जोन 1 यानी न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारत में भूकंपीय क्षेत्रीय मानचित्र के अध्ययन संस्करण के अनुसार भारत में भूकंप जोन 1, जोन 2 को एक समाहित कर अब जोन 2 का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार अब देश में 4 भूकंपीय क्षेत्र विभाजित कर दिया गया है, जो पूर्व में 5 क्षेत्रों में विभक्त था। जोन 2 के अंतर्गत भारत का 43% भूभाग जो कि अल्प तीव्रता का क्षेत्र है। जोन 3 और जोन 4 एवं 5 के अंतर्गत 57% भूभाग जो अति संवेदनशील है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जो राज्य है वो कौन सा है, बिहार है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार, जिसका मुख्य कारण कोसी नदी है। कोसी एक ऐसी नदी है जो निरंतर मार्ग परिवर्तन करती रहती है, जिससे बाढ़ की विभीषिका बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त बागमती, गंडक, कमला, अन्य छोटी नदियाँ बिहार में बाढ़ का कारण बनती हैं। कोसी को ही क्या कहते हैं, बिहार के शोक के रूप में कोसी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, और बंगाल के शोक के रूप में किसे जाना जाता है, हमने पढ़ा था हुगली को जो है बंगाल के शोक के रूप में, कोसी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन है कि महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है।
महाराष्ट्र राज्य का कोयना क्षेत्र निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होगा। इसका कारण कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर स्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो जाता है। जल स्तर में परिवर्तन से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार भारी प्लेट के ऊपर हल्की प्लेट विक्षेपित हो जाती है, जिससे भूकंप आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो कौन सा राज्य है? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात प्रतिचक्रवात की दशाओं के कारण उड़ीसा राज्य बाढ़ और अकाल का सामना आए दिन इसको करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, कथन है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। कथन क्या है, कथन कहता है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि देखने को मिली है। कारण है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन हुआ है। तो कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। भारत नेपाल में स्थित हिमालय पर्वत में भूस्खलन की वृद्धि हुई है, जिसका एक प्रमुख कारण विकासात्मक कार्यों के लिए हिमालय में बढ़ रहा खनन कार्य है। नेक्स्ट क्या है, सुनामी प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा है? तो वह आपका है तमिलनाडु। समुद्री भूकंपीय चट्टानों को जापानी भाषा में सुनामी कहते हैं। 2004 में आई सुनामी भारत में नागपट्टनम, पिछावरम, भितरकनिका, मुथुपेट स्थलों में तमिलनाडु राज्य का नागपट्टनम जिला सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, चट्टान या शैल एवं मृदा। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, धारवाड़ और शैल तंत्र के बारे में। पहला क्वेश्चन है जो इससे बनता है कि निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा एक धात्विक खनिजों की सर्वाधिक संपन्न है? तो कौन सा है, धारवाड़ जो तंत्र है वो धात्विक खनिजों से सबसे ज़्यादा संपन्न क्षेत्र है। धारवाड़ तंत्र की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण एवं भ्रंशन से हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण तथा भ्रंशन से किसका निर्माण हुआ है? तो धारवाड़ का निर्माण हुआ है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि धारवाड़ तंत्र की चट्टानों का निर्माण कौन से क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से हुआ है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से हुआ है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण। इसका निर्माण ज़्यादातर आग्नेय निक्षेपों शिस्ट नाइस से हुआ है। इनसे जीवाश्म नहीं मिलता है। ये चट्टानें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान में फैली हुई हैं। इस शैलों में सोना, मैंगनीज, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम आदि खनिज पाए जाते हैं। भारत में पाई जाने वाली समस्त चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण चट्टान है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण समस्त जो जितनी चट्टानें भारत में पाई जाती हैं, तो उसमें से आर्थिक दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चट्टान है, तो वो कौन सी चट्टान है? वो धारवाड़ चट्टान है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, कौन से क्रम की चट्टानों के जो है रूपांतरण और भ्रंशन से हुआ है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण और भ्रंशन से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसमें एक और पॉइंट जो इसमें बनता है कि इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और ये चट्टानें जो है कहाँ कहाँ फैली हुई हैं? तो ये कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, झारखंड और राजस्थान में फैली हुई हैं। इस शैल समूह में कौन आता है? सोना है, मैंगनीज है, लौह अयस्क है, तांबा और यूरेनियम जैसे खनिज आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में अधिकांश लौह और अलोह खनिज निम्नलिखित भौमिकीय शिलाश्रमों में किससे संबंधित है? तो धारवाड़ संबंधित, अभी हमने देखा था। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है आपका आर ओ प्रीलिम्स में, 2017 के प्रीलिम्स में, आर ओ मेंस में, यूपी एपीओ 2007-2002 में पूछा गया, यूपी पीसीएस बीईओ यूपी पीसीएस आपका कितनी बार ये क्वेश्चन, कम से कम 20 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या पूछा गया है कि भारत में अधिकांश लौह एवं अलोह खनिज निम्नलिखित भौमिकीय शिलाश्रयों में किससे संबंधित हैं? तो जब ये आपने जो बॉक्स ये पूरा पढ़ा है, आपको ये पूरा बॉक्स पूरा क्लियर है, तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके अंतर्गत कौन सा क्रम आता है? धारवाड़ क्रम आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में अधिकांश लौह एवं अलोह खनिज धारवाड़ भौमिकीय शिलाश्रयों से संबंधित हैं। देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं सोना, मैंगनीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता इत्यादि चट्टानों में पाया जाता है। अतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों को भारत के खनिजों के भंडार के रूप में, आपसे पूछा जाता है कि अगर भारत में खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो ये आपका जो है कौन सी चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आती हैं। और दूसरा पॉइंट जो इससे क्या था, हमने देखा था कि इसके अंतर्गत जो है
इसके अंतर्गत जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, एक ये पॉइंट बना था। और इनका निर्माण जो है कौन सी क्रम की चट्टानों से हुआ है, तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के भ्रंशन तथा रूपांतरण के कारण क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो ये सारे पॉइंट इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि अतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों को भारत में खनिजों का भंडार के रूप में जाना जाता है। गोंडवाना क्रम की जो शैलें हैं कोयले की प्राप्ति हेतु प्रसिद्ध हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जो क्रम की शैलें कोयले की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन से क्रम की शैलें हैं, वो गोंडवाना क्रम की शैलें हैं। धारवाड़ चट्टानें की प्रमुख विशेषता क्या है, ये परतदार चट्टानें होती हैं। धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः परतदार चट्टानों से बनी होती हैं, जिनका निर्माण आर्कियन, नीस और शिस्ट जैसे शिष्ट शैलों के अनुछादन प्राप्त अवसादों से हुआ है, जिनका अत्यधिक रूपांतरण हो चुका है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, अभी हमने देखा था। धात्विक खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानें हैं ये, आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। फिर क्या है, कुडप्पा चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं मिलता है। कुडप्पा में क्या नहीं मिलता है, कोयला नहीं मिलता है। कोयले के लिए कौन फेमस है, कोयले के लिए फेमस है गोंडवाना। कुडप्पा चट्टानों में कोयला नहीं मिलता है क्योंकि इनमें जीवाश्म का अभाव होता है। इसमें इसमें लौह अयस्क, मैंगनीज, तांबा जैसी अन्य धातुएं पाई जाती हैं, जबकि कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में और धात्विक खनिजों की प्राप्ति गोंडवाना में क्या मिलता है, कोयले की जो कोयला जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। धात्विक जो खनिज मिलते हैं धारवाड़ की चट्टानों में। नेक्स्ट हम देखेंगे विंध्य शैलों में जिसमें वृहद भंडार पाए जाते हैं, कौन सा है, चूना पत्थर। विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं, किसके, चूना पत्थर के। विंध्य शैलों में चूना पत्थर के वृहद भंडार पाए जाते हैं। यह शैल कुडप्पा क्रम के बाद निर्मित हुई हैं। विंध्याचल क्षेत्र में अधिक विस्तृत होने के कारण ये विंध्य क्रम के नाम से विख्यात है। बिहार में सासाराम से पश्चिम के अरावली के सिरे पर चित्तौड़गढ़ तक लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसमें बालू, पत्थर, शैल, चूना पत्थर की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक की विशेषता भारत की धारवाड़ की चट्टानों की नहीं है, तो कौन सी विशेषता इसके अंतर्गत नहीं है, यह अत्यंत रूपांतरित होती हैं। ये सही है। इसके अंतर्गत क्या है, यह जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों से जो रूपांतरित हुई हैं। और दूसरा क्या है, यह अनुप्रस्थ परतों के रूप में नहीं पाई जाती हैं। तीसरा है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो यह यहाँ पे गलत है क्योंकि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। नेक्स्ट क्या है, इसको जो है देखेंगे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्किन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन तथा निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें होती हैं। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। यह खनिज पदार्थों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस क्रम की चट्टानों को अत्यधिक की उत्पत्ति कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी और जो है शिमोगा जिले में हुई है। आपसे पूछा जा सकता है कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनकी उत्पत्ति जो है कहाँ पे हुई है, तो यह कर्नाटक के जो है कौन कौन से जो जिले में हुई है, तो धारवाड़ है पहला जो है, इसी चट्टान के नाम पे जो है इसकी चट्टान के नाम पे ही है धारवाड़ जिला। दूसरा है बेल्लारी और शिमोगा जिला। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोंडवाना तंत्र की जो है चट्टानों के बारे में। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत में कोयला निचयों का जो है प्रमुख स्रोत है, तो कोयला के लिए कौन सा प्रमुख स्रोत है, ये गोंडवाना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम देखेंगे, भारत में कोयला निक्षेपों का मुख्य स्रोत गोंडवाना तंत्र है। गोंडवाना युगीन शैलों में भारत के 98% कोयला भंडार पाए गए हैं। इस जो शैलों में कितने भंडार पाए गए हैं, भारत के जो है पूरे 98% भंडार जो है इन्हीं शैलों में पाए गए हैं। मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का होता है। इस चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच में हुआ है। ये परतदार चट्टानें हैं। इसमें मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिले हैं। हमने धात्विक क्रम के संदर्भ में क्या देखा था कि वहाँ पे जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं, वो किससे मिली है, वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के विखंडन या निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जो है उनका वो विकसित हुई हैं। और उसमें क्या था, वो परतदार चट्टानें थी, उसमें जीवाश्म नहीं पाए गए थे। और वो धात्विक दृष्टि से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसको हमने क्या देखा, गोंडवाना क्रम की चट्टानों जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या है कि इसमें जो है भारत में पाया जाने वाला 98% जो कोयला है वो कहाँ मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। और इसके अंतर्गत जो है मछलियाँ और रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिले हैं। और ये जो है इसका जो निर्माण है, इन चट्टानों का निर्माण कब से माना जाता है, इनका निर्माण माना जाता है ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग के बीच में हुआ है।
इसमें मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कथन है कि गोंडवाना शैल भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। दूसरा क्या है, अधिकांश लौह धात्विक अधात्विक खनिज धारवाड़ शैलों से संबंधित है। तो ये हमने क्या देखा, हमने हमने बार बार ये बात करी है कि जब भी जो है कथन और कारण दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, कथन को पहले सही से पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, फिर कारण जो दिया है कारण को 2 बार पढ़ेंगे। आप लोगों को पता चलेगा कि कथन और कारण जो है, जब दोनों जो फैक्ट दिए हुए हैं दोनों सही हैं, और अगर एक दूसरे से जो जो कथन में जो चीज़ दी हुई है, कारण अगर उसी के बारे में व्याख्या कर रहा है, तब आप कह सकते हैं कि कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, किंतु जो है जब होता है कि आपका कथन जो फैक्ट दिया हुआ वो भी सही है और जो कारण में जो फैक्ट दिया है वो भी सही है, किंतु एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि कथन और कारण दोनों सही है, किंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि कथन क्या है कि गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। हमने 98% देखा था, यहाँ 95% दिखा, लेकिन लगभग जो है लगभग यहाँ लगा दिया गया है, तो ये सही है कि 95% जो है कोयला प्रदान करता है। दूसरा क्या है, कारण है कि अधिकांश लौह जो है धात्विक अधात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूहों से निर्मित है। तो ये जो है ये दोनों ही फैक्ट सही हैं, क्योंकि हमने देखा था धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में ये दोनों ही फैक्ट सही है। तो ये क्या है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है, गोंडवाना क्रम की चट्टान प्रणाली। यह भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली है, जो कि किससे संबंधित है, कोयला संबंधित है। गोंडवाना चट्टानी क्रम भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली है। भारत की चट्टान प्रणाली का प्राचीनतम से नवीनतम क्रम इस प्रकार है। पहले क्या है, आर्कियन है, आर्कियन के बाद क्या है, धारवाड़ है, फिर है कुडप्पा, कुडप्पा के बाद विंध्यन है, फिर गोंडवाना है, फिर दक्कन द ट्रैप है, टर्सीरी है, क्वाटनरी है। उल्लेखनीय है कि भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम से ही प्राप्त होता है। कितना परसेंट, 98% जो है कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, लगभग जो है 98% जो कोयला है वो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। कौन सा, बिटुमिनस कोयला मुख्यतः। नेक्स्ट क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर रही है। भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या गंभीर रही है, मालवा का पठार। भारत में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या एक मृदा अपरदन जो है गंभीर समस्या है, जिसमें चंबल नदी में उत्खात क्षेत्र भारत में मालवा का पठार चंबल नदी बाह्य बाह्य अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। नेक्स्ट हम देखेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। अब हम मृदा की बात करेंगे, उसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ जो मृदा होती है वो कौन सी है, वो आपकी जलोढ़ मृदा है। इसको हम पूरा जो डिटेल में कवर करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा विस्तृत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसका विस्तार देश के लगभग जो है 43% भूभाग पर होता है। हमने जब हमने जो कोयले की बात की थी, तो उसमें हमने क्या देखा था कि लगभग 98% जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है, और वो जो है सबसे ज़्यादा जो कौन सा कोयला मिलता है, बिटुमिनस टाइप का जो है कोयला मिलता है। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कि भारत की जो है कुल क्षेत्र विस्तार का कितना है, 43% है। जलोढ़ मिट्टी का जो है निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन ह्यूमस की मात्रा कम होती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें जो है नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है, या आपसे जो है 4 पॉइंट दिए रहेंगे, उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा जो है इसमें 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही, उपयुक्त सभी सही है, कि पहला या दूसरा सही है, कि जो है पहला, दूसरा, तीसरा सही। इस तरह के जो है पॉइंट में भी आपको इस तरह क्वेश्चन जो है दिए जा सकते हैं, एक एक पॉइंट। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में पोटास तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी मात्रा की कमी होती है, तो इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में, और इसमें पोटास और चूना जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भारत में उत्तर गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान आदि जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बने हुए हैं। कौन सा है, उत्तर गंगा का, मतलब गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान आदि जो है जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बने हैं। इस मिट्टी में गेहूँ, धान, अरहर, चना, मसूर, आलू, मक्का आदि उगाए जाते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, और नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर के रूप में जानते हैं। आप जो है इसको फिर से देख सकते हैं कि पुराने जो है अगर आपसे पूछा जाता है कि
जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे किस रूप में जानते हैं, या बांगर किसे कहते हैं, या खादर किसे कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे कि जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे हम बांगर कहते हैं, और नवीन जो जलोढ़ मृदा है उसे हम किस रूप में जानते हैं, खादर के रूप में जानते हैं। जलोढ़ मृदा सर्वाधिक जो है उपजाऊ होती है इसलिए जो है ये जो एरिया है कौन सा, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान आदि जो है जलोढ़ मृदा के निक्षेपण से बना हुआ है, इस कारण ये बहुत ज़्यादा जो है फर्टाइल एरिया है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है, तो यह जो है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं के ऊपर पाई जाती है। बांगर मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जहाँ बाढ़ के समय जल नहीं पहुँच पाता है, अर्थात बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ऊपरी भाग में निक्षेपित मिट्टियाँ तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काली मिट्टी। इसको हम देखेंगे काली मिट्टी में क्या है। तो पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें क्या है कि इन्हें रेगुर के नाम से जाना जाता है, इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास की प्रचुरता होती है। तो इसके अंतर्गत क्या बताएंगे, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। इसके अंतर्गत जो है हम पूरा डिटेल में इसका बॉक्स देखेंगे, जिससे आगे आने वाले जो है क्वेश्चन आपसे जो है बहुत आसानी से हो जाए। काली मिट्टी को ही क्या, अगर हम बात करते हैं कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, तो जो काली मिट्टी होती है उसे ही हम रेगुर के नाम से जानते हैं। यह मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस मृदा में पोटास की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी का जो काला रंग होता है, मतलब काली मिट्टी है जिसे हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं, इसका जो काला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो यह जो है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। इसे बिना जुताई वाली तथा कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि जो है बिना जुताई वाली कपासी मिट्टी कौन सी, उसके अंतर्गत कौन सी मिट्टी शामिल है, तो वो कौन सी है, रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी। इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अपक्षय से होता है। ये परिपक्व मृदाएं हैं, इसमें नमी धारण करने की क्षमता जो होती है वह उच्च मात्रा में होती है। क्या हमने इसके संदर्भ में देखा कि काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जानते हैं, और इसे ही जो है इसे हम क्या बोलते हैं, बिना जुताई वाली तथा कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसका विस्तार हमने कहाँ कहाँ देखा, ये कर्नाटक में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का तत्व जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थों की कमी होती है। इसी के संदर्भ में हमने जो जलोढ़ मृदा देखी थी उसके संदर्भ में हमने क्या देखा था कि उसमें उसमें जो है नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, पोटास की जो है अधिकता होती है। इस मिट्टी का जो है काला रंग, जो काली मिट्टी का काला रंग होता है, तो वह टिटेनीफेरस से जो है मैग्नेटाइट, किसके कारण, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, इसकी उपस्थिति के कारण इसका जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। इसे बिना जुताई वाली मिट्टी अथवा कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से होता है। ये परिपक्व मृदाएं हैं, इसमें नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये जो हम अभी बात कर रहे थे, इस तरह से क्वेश्चन जो है पॉइंट दिए रहेंगे, आपसे पूछा है कि कौन सा पॉइंट इसके अंतर्गत जो है गलत है। तो इसमें क्या है, जो पहला है कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, रेगुर कहते हैं, या जो है कपासी मिट्टी भी इसे कहते हैं। दूसरा क्या है, क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी, ये भी हमने इसके ऊपर वाले जो बॉक्स में देखा था। नेक्स्ट क्या है, काली मिट्टी को आर्द्रता अथवा नमी धारण करने की क्षमता भी उच्च होती है, ये भी हमने देखा था। नेक्स्ट क्या है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये जो है आपका गलत है, क्योंकि हमने कहाँ देखा था कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये आपका पाई जाती है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि ये जो बॉक्सेज हैं इसका पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे, लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में। ज्वालामुखी के द्वारा जो है निकले लावा से बनी मिट्टी को लावा मिट्टी या कपासी मिट्टी या काली मिट्टी कहते हैं।
काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। जब आपसे बात करी जाती है लावा मिट्टी की, या आपसे जो है बात करी जाती है काली मिट्टी की, रेगुर मिट्टी की, कपासी मिट्टी की, तो आप सभी को एक रूप में जानिए कि ये जो है क्या है, ये काली मिट्टी की बात हो रही है। ज्वालामुखी से निकले लावा से बनी मिट्टी को लावा से बनी मिट्टी को लावा मिट्टी, या उसी को कपासी मिट्टी या काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश के मालवा पठार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाल पीली मृदा की। इसके अंतर्गत क्या है? भारत की लाल मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मृदा मृदा का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। दूसरा है लाल मृदा में लाइम, चूना, ह्यूमस और पोटास होता है। तीसरा है वह छिद्रपूर्ण और उसकी संरचना शीघ्र बुकनी हो जाती है। और इसके अंतर्गत क्या है, कौन सा पॉइंट सही? इसके अंतर्गत पहला, और जो है मृदा का जो लाल रंग होता है वह रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, सही है। तीसरा जो है वह छिद्रपूर्ण और उसकी संरचना शीघ्र बुकनी हो जाती है, ये भी सही है। इसको हम देखेंगे कि भारत में लाल मिट्टी का विस्तार लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब 6 पॉइंट जो है 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी निम्न विशेषताएं हैं। इसका लाल जो रंग होता है वह किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड कारण। इसी ऐसे ही आप कनेक्ट करिए कि हमने काली मिट्टी के संदर्भ में क्या देखा था कि इसका जो रंग काला होता है वो किसके कारण होता है? तो टेटनीफेरम मैग्नेटाइट के कारण। काला रंग किसके कारण होता है? टेटनीफेरम मैग्नेटाइट के कारण होता है। लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग इसका जो है मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? ये आपका होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। दूसरा क्या है? इसकी संरचना छिद्रमय और भंगुर होती है, शीघ्र बुकनी हो जाती है, यह अम्लीय स्वभाव की होती है। इसमें लोहा, एल्युमिनियम, चूना पाया जाता है, परंतु ह्यूमस और पोटास की कमी होती है। किसकी कमी होती है? ह्यूमस की कमी। और हमने कहाँ पे देखी थी? हमने देखा था ह्यूमस की कमी आपका जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में भी ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती हैं कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी और पीली मिट्टी दंडकारण्य क्षेत्र में पाई जाती हैं। दंड का जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दंड का रण जो क्षेत्र है उसका विस्तार कौन कौन से राज्यों में होता है, तो दंड का रण जो क्षेत्र का विस्तार होता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का जो रीजन है उसे हम किस रूप में जानते हैं? दंड का रण क्षेत्र के रूप में जानते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी का विस्तार है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कौन सा छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, इसको हम दंडकारण्य क्षेत्र के रूप में जानते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? लाल मिट्टी और पीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे लैटराइट मिट्टी के बारे में देखेंगे। इसमें क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लैटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? तो ये आर्द्र अयनवृत्तीय प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं। ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ हैं। इनकी उर्वरता क्या होती है? बहुत कम होती है। लैटराइट मृदा प्रथम अध्ययन विशिष्ट ब्रिटिश भूगोलवेत्ता एफ बुकानन द्वारा किया गया था। इस मिट्टी का नामकरण लैटिन शब्द लैटर से हुआ है, जिसका अर्थ है ईंट, मतलब ब्रिक होता है। ये मृदाएँ भीगी हुई स्थिति में काफ़ी मुलायम होती हैं, लेकिन सूखने के उपरांत इसमें कड़ापन आ जाता है तथा ये ढेलेदार हो जाती हैं। मानसूनी जलवायु तथा मौसमी वर्षा वाले क्षेत्रों की ये विशिष्ट मृदाएँ हैं। इन मृदाओं का निर्माण आर्द्र और शुष्क ऋतुओं की बारंबारता से होने वाले सिलिका में पदार्थों के निक्षालन के परिणामस्वरूप हुआ है। इसमें लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति इसे लाल रंग प्रदान करती है। आपसे पूछा जाएगा कि लोहे के ऑक्साइड की जो है ये जो लैटराइट जो मृदा है इसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। इस मृदाओं का विकास मुख्यतः पठार के उच्च भागों में हुआ है। निम्न भागों की तुलना में ये मृदाएँ उच्च भागों में अपेक्षाकृत अधिक अम्लीय होती हैं। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, चूने और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता पाई जाती है। हालांकि इनकी उर्वरता निम्न है, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से मुख्यतः इसमें चावल, कहवा, रागी, गन्ने तथा काजू की खेती के लिए यह उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए? चावल के लिए, कहवा, रागी, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे लैटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। ये क्या है? मालाबार तटीय क्षेत्र जो है लैटराइट मिट्टियाँ वहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। भारत में मालाबार तटीय प्रदेश जो है महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, पश्चिम घाट, कर्नाटक, असोम के लैटराइट मिट्टी विस्तारित है। अन्य तथ्य से संबंधित हम देखेंगे। भारत में इकोमार्क प्रतीक चिन्ह है किसका? जो है मिट्टी का पात्र
भारत में इको मार्क का प्रतीक चिन्ह क्या है? मिट्टी का पात्र है। भारत में इको मार्क का प्रतीक चिन्ह मिट्टी का पात्र है। देश में इको मार्क स्कीम के लिए प्रतीक लोगों के रूप में मिट्टी का बर्तन चुना गया है। मिट्टी के बर्तन में नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इससे खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है। सर्वप्रथम यह 1991 में जारी किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसके अंतर्गत क्या है? जलोढ़ मिट्टी का संबंध उत्तर प्रदेश से है और जो है काली मिट्टी का संबंध महाराष्ट्र से है। लैटराइट मिट्टी का संबंध केरल और असम से है। लाल मिट्टी का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। जलोढ़ मिट्टी का संबंध है किससे? जो है उत्तर प्रदेश से गंगा जो है गंगा का मैदान जो संबंधित है। और दूसरा क्या है? काली मिट्टी का संबंध है महाराष्ट्र से। लैटराइट मिट्टी का संबंध है केरल और असम से। लाल मिट्टी का संबंध है तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है। क्या बन जाती है? अम्लीय हो जाती है। यूरिया के लगातार उपयोग से मृदा की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। साथ ही यूरिया जमीन में रिस जाती है और तथा नाइट्रोजन से मिलकर नाइट्रोसोमाइन बनाता है, जिससे दूषित पानी पीने से कैंसर और रसोलिया हो जाता है। क्या है इसमें? हमने क्या देखा कि यूरिया के लगातार प्रयोग से मिट्टी की जो प्रकृति है वो क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। साथ ही यूरिया जमीन में रिस जाता है तथा नाइट्रोजन से मिलकर नाइट्रोसोमाइन बनाता है, जिससे दूषित पानी पीने से कैंसर और रसोलिया हो सकती है। नेक्स्ट क्या है? क्षारीय मृदा के सुधार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जिप्सन का प्रयोग किया जाता है, पाइराइट का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा के संबंध में क्या है? जिप्सन का प्रयोग और पाइराइट का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा सुधार के लिए क्या किया जाता है? जिप्सन और पाइराइट का प्रयोग किया जा सकता है। ये मृदा राजस्थान में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिमी गुजरात तथा महाराष्ट्र के शुष्क क्षेत्रों में विस्तृत है। इस मृदा में कोशिका क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण धरातल पर एक सफ़ेद परत के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इन अनुपजाऊ क्षेत्रों में रेह, कल्चर, ऊसर तथा कर्ल, चोपन और आदि अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता है। मृतिका, गाद और बालू। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाद मिट्टी, ह्यूमस निम्नलिखित तत्वों में से किसकी प्रतिशतता सर्वाधिक होती है? तो किसकी प्रतिशतता सबसे ज़्यादा होती है? कार्बन की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा होती है। खाद मिट्टी ह्यूमस में कार्बन तत्वों की प्रतिशतता सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें कार्बन जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% होती है। इन मृदाओं का विकास भारी वर्षा तथा उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में होता है जहाँ वनस्पतियों की वृद्धि अच्छी होती है, अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। इन मृदाओं का विस्तार बिहार, उत्तरी भाग, उत्तराखंड, दक्षिणी भाग, बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा, तमिलनाडु में पाया जाता है। इन मृदाओं को पीट मृदाओं के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन के लिए अत्यधिक प्रभावित है? तो कौन सा है? चंबल की घाटी। इसमें क्या है कि भारत का जो है चंबल की घाटी का क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। मध्य प्रदेश के चंबल तथा अन्य नदियों के द्वारा अवनालिका अपरदन तथा बाढ़ों के कारण लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि अनुपजाऊ हो गई है। अकेले इटावा में ही 40,000 हेक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि चंबल या यमुना के कछारी भागों में अवनालिका अपरदन के कारण ही बंजर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सा है? जस्ता। भारतीय मृदाओं में कुछ सूक्ष्म तत्वों की कमी पाई जाती है, जिसमें प्रमुख है जस्ता। जस्ता के कारण फसलों के रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा तेजी से विकास करते हैं। जस्ता कमी के कारण क्या होता है? जस्ता के कारण ही फसलों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है तथा तेजी से विकास होता है। ह्यूमस उदाहरण है किसका? जैविक कोलाइट का। किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का निर्माण विभिन्न पादप और जंतु अपशिष्टों के अपक्षेदन से होता है। यह विच्छेदन मृदा में पाए जाने वाले कवक और जीवाणु आदि करते हैं। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मिट्टी और उससे संबंधित राज्य। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। रेगुर पाई जाती है महाराष्ट्र में। लेटराइट पाई जाती है कहाँ पे? केरल, महाराष्ट्र और असम में। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। जलोढ़ कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। रेगुर पाई जाती है। रेगुर को हम लावा मिट्टी, काली मिट्टी या जो है कपासी मिट्टी के रूप में भी जानते हैं।
और लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? केरल, महाराष्ट्र, असम में। लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा सही सुमेलित है? लाल मिट्टी क्या है? या अत्यधिक जो है निक्षालन होता है इसमें। लाल मिट्टी अत्यधिक निक्षालित मिट्टी है, जबकि जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन व जीवाश्म का अभाव होता है। लैटराइट मिट्टी में पोटास की अधिकता और जैविक पदार्थों की कमी होती है। काली मिट्टी में काली मिट्टी क्या होती है? लोहे से संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन है कि मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। मृत्तिका में रंध्रावकाश बड़े आकार में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है? कथन सही है, कारण जो है गलत दिया हुआ है। मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अत्यधिक जल धारण करती है, क्योंकि मृत्तिका में रंध्रों की संख्या अधिक पाई जाती है और रंध्रावकाश छोटे आकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित का सही क्रम लिखिए। इसके अंतर्गत क्या है? अरावली संबंधित है प्रोटेरोजोइक से, और पूर्वी घाटी का संबंध मेसोजोइक से है। दक्कन ट्रैप का संबंध है क्रिटेशियस युग से, और हिमालय का संबंध क्या है? नियोजोइक काल से। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्री मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। और हमारी जो मेंस की जो सीरीज़ चल रही थी, जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा, हम उस सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।